Dear students, good morning. आज हम सत्र 4 पढ़ेंगे रिकॉर्ड का अनुरक्षण करना। स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि स्रोत उन्मुखी चिकित्सा रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड होता है जो स्वास्थ्य क्षेत्र जैसे औषधि, नर्सिंग, प्रयोगशाला आदि के अनुसार रखा जाता है। रिकॉर्ड में दिए गए उपचार, चिकित्सा के प्रति रोगी का प्रत्युत्तर तथा अन्य घटनाओं की सूचना शामिल होती हैं। इसका मतलब होता है कि जो हमारा चिकित्सा रिकॉर्ड का लिखना होता है, जो उसका हमका रख रखा होता है, उसमें हमारा क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड ऐसा चिकित्सा रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र, जैसे जो आप पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे हो, जो दवाइयाँ दे रहे हो, जो नर्सिंग केयर आप दे रहे हो, जो उसकी जांचें करा रहे हो, आदि चीज़ों का पूरी तरह से लिखा और साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए। साथ ही रिकॉर्ड में जो दिए गए उपचार होते हैं, जो आपने उसको ट्रीटमेंट दिया है ना, उसके प्रति आपको उससे होने वाली घटनाएं, जो अगर कोई रिएक्शन हुआ है या उसका असर अच्छा हो रहा है, आदि चीज़ें उसमें शामिल करके हमको लिखना होता है। इसका बाद हमारा आता है PMOR। PMOR का मतलब होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड, है ना, समस्या उन्मुखी चिकित्सा रिकॉर्ड। इसमें क्या आता है, जिसमें प्रत्येक समस्या का विवरण होता है, जो मरीज की समस्याएं होती हैं उसका हर एक चीज़ का विवरण लिखा जाता है। विशिष्ट समस्याओं को 4 भाग में बांटा गया है। जो उसकी मोस्ट समस्या होती है उसको हम 4 भाग में बांटते हैं। इसका प्रमुख लाभ यह है कि विशिष्ट समस्या के अधीन दिए जाने वाले उपचार को समझना सरल हो जाता है। जो हम उपचार उसको दे रहे हैं उसको हमें समझना या डॉक्टर्स को समझाना या अटेंडर को समझाना या मरीज को समझाना थोड़ा आसान हो जाता है। इसके 4 घटक होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला, डाटाबेस, जो हम मरीज के डाटा कलेक्ट करते हैं, जो उसका नाम, पता, उम्र आदि चीज़ें हम लिखते हैं, वो डाटाबेस कहलाता है। फिर दूसरा आता है समस्या सूची। उसकी समस्या की सूची क्या है, क्या क्या उसको प्रॉब्लम है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है प्रत्येक समस्या की प्रारंभिक योजना। जो उसकी हर एक समस्या, जैसे उसकी 4 समस्याएं हैं, उस चारों समस्याओं में उसकी सूची बनाएंगे और उसका योजना बनाएंगे। पहले हमें कौन से मरीज को पहले देखना है, उसके साथ सपोर्ट में ये भी मरीज को देखना है, उसके साथ इस मरीज को भी देखना है, उसकी योजना बना लेते हैं, है ना। फिर प्रत्येक समस्या की जो प्रगति होती है, उसकी प्रगति क्या है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उस मरीज का कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसकी एक टिप्पणी बना के हम अपने पास लिख कर रख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है स्टूडेंट्स, प्रलेखन प्रारूप। प्रलेखन के कितने प्रारूप होते हैं? तो इसमें जो है स्वास्थ्य कर्मी द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले प्रलेखन के अनेक रूप होते हैं। जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, जो चिकित्सा को देते हैं, उनके द्वारा जो उपयोग में लाए जाने वाले प्रलेखन के उपयोग हैं, कौन कौन से प्रलेखन को हम लिखेंगे, है ना। पहला आता है हमारा विवरणात्मक लेखन, जो हम उसको विस्तृत तौर से लिखे हैं। यह प्रलेखन की मुक्त विधि है, जो कथन के रूप में सूचना उपलब्ध कराती है, जो रोगी के उपचार संबंधित घटनाओं का वर्णन करता है। इसमें वो प्रलेख किया जाता है कि वो चीज़ें हमें लिखना होता है जिससे जो रोगी कहता है, जो रोगी अपने बारे में बताता है कि हमें इस समस्या को इतने दिनों से पीड़ित है, जैसे उसको आज 10 दिनों से कमर में दर्द है, एक हफ्ते से उसको घबराहट जैसी लग रही है, तो उस चीज़ों को हम विवरण तौर पे लिखेंगे, इतने दिनों से इसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं। फिर रोगी के उपचार संबंधित घटनाओं का वर्णन, जो रोगी का उपचार लिया है उस समय रोगी ने जिन जिन चीज़ों का
दवाइयों का सेवन किया है वो चीज़ को हम वर्णन कर लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट आता है समस्या केंद्रित लेखन। जो उसकी समस्या है उस पर क्या क्या हम लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो इसमें पहला आता है असिस्मेंट। असिस्मेंट का मतलब होता है कि हमने क्या असिस्ट किया, क्या देखा है ना, क्या अभिनिर्धारण किया है। पी से हो गया प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। उसकी जो समस्या है उसको हमने, उस समस्या में हमने क्या देखा, क्या जजमेंट किया है ना, क्या उसकी समस्या को हम कितना समझ पाए। फिर आई से इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप। उसमें हमें हस्तक्षेप में क्या ज़रूरत है, किन किन चीज़ों में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के हम दवाइयों सही समय पे दे सकते हैं। फिर ई से होता है इवैल्यूएशन। उसका मूल्यांकन, कितना मूल्यांकन हमने किया है ना स्टूडेंट। तो समस्या केंद्रित लेखन में क्या क्या आता है, असेसमेंट, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन और इवैल्यूएशन। ये हमारे क्या है, समस्या केंद्रित के लेखन। जो उसकी समस्याएं हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ देखते हैं। इसको हम शॉर्ट में क्या देखते हैं, APIE है ना। तो ये चीज़ें भी हम देख लेते हैं और अपने रिकॉर्ड में लिख लेते हैं। फिर हमारा आता है रिकॉर्ड का अनुरक्षण। जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें हम क्या क्या अनुरक्षण, क्या क्या चीज़ें लिख के रखते हैं। पहला पॉइंट आता है रिकॉर्ड प्रत्येक वार्ड में GDA के संरक्षण में रखा जाता है। मतलब जो रिकॉर्ड हम बनाते हैं, जो रिकॉर्ड मरीज का हम कलेक्ट करते हैं, लिखते हैं, वो किसके संरक्षण में आता है, एक GDA जो PCA होता है, GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है, वो रखता है, उसका रख रखाव अच्छे से करेगा। दूसरा, संपूर्ण रिकॉर्ड में कोई भी एक सीट अलग नहीं की जाती। जितना भी रिकॉर्ड बनाया जाता है उसका एक भी रिकॉर्ड या एक भी पेज हम इधर उधर नहीं करेंगे। सारी चीज़ों को एक सीट में क्रम वाइज लगा के रखेंगे, सीक्वेंसी लगा के रखते हैं। अगला पॉइंट आता है रिकॉर्ड ऐसे स्थानों पर रखा जाता है जो रोगी अथवा आगंतुक की पहुंच से दूर हो। मतलब जो हमारा रिकॉर्ड है उसको हम ऐसी जगह पे रखते हैं, अपने कवर्ड पे या जो अलमीरा होता है वहाँ पे रखते हैं, या अपनी नर्सिंग टेबल पे, जहाँ रोगी की पहुंच से दूर हो, रोगी उसको ना देखे। और जो अटेंडर उसको आते हैं, जो उससे मिलने जुलने वाले आते हैं, वो भी उसको तुरंत उठा के ना देखें। जैसे बहुत से स्टाफ होते हैं, बहुत से नर्सिंग स्टाफ भी होते हैं, GDA होते हैं, कि मरीज का ट्रीटमेंट किया, उनका इलाज किया और फाइल उन्हीं के बेड पे रख दी। ये रॉन्ग मेथड पे आता है। हमारा रिकॉर्ड का सही अनुरक्षण नहीं है, सही रख रखाव नहीं है। मरीज ने फाइल पलट के देख ली, हो सकता है उसको घबराहट, बेचैनी या हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, अपनी बीमारी के बारे में पढ़ा, देखा, इतनी सारी दवाइयाँ चल रही हैं, उसको घबराहट होने लगी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। तो हमें उसकी उन चीज़ों से पहुँच से दूर रखेंगे। आगंतुकों से भी हम उसके रिकॉर्ड को दूर रखते हैं। फिर आता है किसी अजनबी को रिकॉर्ड पढ़ने की अनुमति नहीं होती। ऐसा कोई भी अननोन पर्सन आ जाए उसको हम रिकॉर्ड पढ़ने के लिए नहीं, ऐसे नहीं देते हैं। जैसे उसने मांगा हमें इस मरीज का फाइल दिखा दीजिए, ऐसे कैसे हम फाइल को दिखा देंगे, है ना। तो उसको हम बोलेंगे पहले जाके डॉक्टर से अनुमति लेके आओ, हमें वो बोलेंगे तो हम आपको फाइल दिखाने की देखने को देंगे। आप उसका मरीज के बारे में फाइल में जो लिखा है वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर आता है अगला पॉइंट रिकॉर्ड प्रशासन की लिखित अनुमति के बिना वैधानिक परामर्शदाताओं को नहीं दिया जाता। मतलब जो हमारा रिकॉर्ड होता है, जो मरीज के बारे में हम लिखते हैं या हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, उसे जब तक प्रशासन, जो हमारे सुपीरियर हैं, डॉक्टर्स या एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट, जब तक उसको रिटर्न में न दे आपको कि इस व्यक्ति की फाइल आप दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दीजिए या यही व्यक्ति आ रहे हैं तो उनको दिखा दीजिए, तब तक हम उसको नहीं दिखाएंगे। फिर आता है हमारा रिकॉर्ड के प्रकार। हमारे रिकॉर्ड के कितने प्रकार होते हैं वो मैं आपको बता दूं। पहला आता है OPD और IPD।
ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बाह्य रोगी विभाग, और आईपीडी का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब अंतः रोगी विभाग। इसमें स्टूडेंट्स ये होता है कि जो अस्पताल में बाहर ओपीडी में पेशेंट आते हैं, एक रिकॉर्ड हमारा बनता है, रजिस्टर बनता है, जिसमें बाहर से आने वाला पेशेंट डायरेक्ट ओपीडी में डॉक्टर के पास जाता है, उसका हम लिखते हैं कि ये पेशेंट ओपीडी में आया, दिखाया और घर चला गया, या ओपीडी में दिखाया, वहाँ से डॉक्टर्स ने उसको एडमिट होने की सलाह दी है, उसको भर्ती किया है, तो हम उसको भर्ती करेंगे। ठीक है। दूसरा होता है आईपीडी। वो पेशेंट हमारे वार्ड में आ गया, हमारे पास चिकित्सा के लिए आया है, हमने उसको भर्ती कर लिया, एक वार्ड अलाट कर दिया, वार्ड के अंदर एक बेड उसको अलाट कर दिया, इस नंबर के बेड में वो भर्ती हो गया और उसका जो इलाज चलेगा, जो उसका ट्रीटमेंट हम देंगे, वो हमारे आईपीडी इंडोर रजिस्टर में हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा आता है फिजिशियन ऑर्डर शीट। फिजिशियन ऑर्डर शीट का मतलब होता है जो डॉक्टर ने ऑर्डर शीट बनाई है कि उसको जो जो ट्रीटमेंट देना है, वो एक अपनी नोट शीट में डाल के जाता है कि इसको जैसे पैरासीटामॉल, टैबलेट पैरासीटामॉल बीडी देना है, मतलब सुबह शाम देना है। दूसरा टैबलेट सेफेक्जन एंटीबायोटिक है, उसको हमें बीडी देना है। सिरप अल्कासिट्रॉन या अर्कामैक्स जो भी हमें देते हैं, वो एक फिजिशियन की ऑर्डर शीट होती है। उसमें उसने क्या क्या जांचें लिखी हैं, है ना, जो जांच लिखेगा वो, जैसे उसने एक्सरे के लिए लिख दिया, उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा लिया, सीटी स्कैन के लिए लिख दिया, है ना, आदि चीज़ें उसकी फिजिशियन ऑर्डर शीट कहलाता है। तीसरा आता है टीपीआर चार्ट। टीपीआर चार्ट क्या होता है? टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो टीपीआर में क्या आ गया? टी से टेम्परेचर, पी से पल्स, आर से रिस्पायरेशन, हमारे वाइटल साइन मेन होते हैं। इसको हम देखते हैं, मैं आपको बता दूं, है ना। टी से टेम्परेचर कितना हो गया? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। फिर हमारा क्या हो गया? पी से क्या हो गया? पल्स 72 to 80 बीट पर मिनट, ठीक है। फिर हमारा आ गया आर से क्या? रिस्पायरेशन कितना होता है? रिस्पायरेशन हमारा होता है 16 से 20 बीट पर मिनट, ठीक है। ये हमारा क्या चला? टीपीआर चार्ट। हम हर आवर्स, हर समय मरीज का टीपीआर चार्ट में एक एक घंटे की या दो दो घंटे में, जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, इसे हर 2 आवरली टीपीआर मेंटेन करना है, या हर 4 घंटे में, या सुबह शाम इसका टीपीआर जो भी है वो हम उसको एक चार्ट बना लेंगे, ठीक है। उस पर उसका हम मेंटेन करेंगे और समय समय पे उसकी टीपीआर लेके लिखेंगे वाइटल साइन। फिर चौथा पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मतलब जितनी भी उसकी हम जांचें कराते हैं, जो भी जांच कराते हैं, जैसे वो खून की जांच हो गई, एक्सरे हो गया, या उसका यूरिन की जांच हो गई, या उसकी सोनोग्राफी हो गई पेट की, या कार्डियक का ईसीजी हो गया, है ना, आदि चीज़ों को हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लगा के रखेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा 5वां, डाइट चार्ट। डाइट चार्ट में मतलब हम उसको क्या क्या खाने में दे रहे हैं और किस किस समय पे दे रहे हैं। जैसे लिक्विड डाइट है, तो लिक्विड डाइट में हम उसको क्या देंगे? दाल का पानी, दूध, मट्ठा, पानी, सिरप एक्सेट्रा आदि चीज़ें, ठीक है। अगर उसको सॉफ्ट डाइट है, सॉफ्ट डाइट में हम दलिया दाल दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमें उसके सॉफ्ट डाइट में आ गया, है ना। तो इस तरह से हम उसका एक डाइट चार्ट बनाएंगे, किस किस समय पे हमने क्या दिया। जैसे उसको हमने 100 ml वाटर दिया 9 AM पे, तो हम लिख लेंगे कि 9 AM पे हमने 100 ml पेशेंट को वाटर पानी दिया।
100 ml हमने उसको मिल्क दिया, दूध दिया, जिस समय पे देंगे वो टाइम नोट करेंगे। ये हमारा एक डाइट चार्ट बनता है ना, टाइम टू टाइम उसको हम देंगे। फिर छठवां पॉइंट आता है हमारा सर्जरी एंड एनेस्थीसिया कंसेंट। बहुत मस्त है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेशन से पहले हमें जो एनेस्थीसिया देना है उसका हमें लिखित मरीज के साथ वालों से लिखित अनुमति सहमति पत्र लेंगे। इसमें हम उसको बताते हैं कि आपके इस पार्ट की सर्जरी या ऑपरेशन होना है, उसमें इतना समय लग सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन मतलब ये खतरे हो सकते हैं, है ना। तो आपको इसके बारे में बताया गया है और आप हमें जब अनुमति दे रहे हैं कि आप इसे पेशेंट को करिए, उसके पहले हम एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी का इंजेक्शन देंगे। मरीज इतने घंटे तक बेहोश रहेगा, इसके बाद उसको धीरे धीरे होश में आएगा। तो आप उसके लिए लिखित अनुमति दीजिए कि हम उसको बेहोशी का इंजेक्शन देने के लिए या उसका ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर को सहमत देते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है इनपुट एंड आउटपुट चार्ट। अब इनपुट और आउटपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब हुआ जितना हमने उसको खाने को या पानी पीने को दिया, दैट इज इनपुट, कितना हमने लिया, अंदर लिया। एंड आउटपुट, कितना उसका आउटपुट है, उसका बाथरूम यूरिन कितना आ रहा है। सपोज दैट किसी पेशेंट को हमने 500 ml RL की वाटर चढ़ाई, रिंगल सलाइन, है ना। अब वो नॉर्मल सलाइन RL उसका 1 घंटे में गया, 500 ml उसको हम 1 घंटे में दिया, प्लस 200 ml उसको हमने पानी और दूध मिला के दिया, ये मरीज को हमने दिया। उसके बाद उसका आउटपुट कितना है, यूरिन कितना आ रहा है। तो 1 घंटे बाद जब हमने उसको ये चीज़ें दी तो उसका कम से कम, जैसे उसको हमने 700 ml इंटेक दे दिया, 500 RL और 200 लिक्विड डाइट, तो उसका आउटपुट मिनिमम 1 घंटे में आउटपुट उसका 300 ml या 400 ml या, है ना, इतना उसका आउटपुट आना चाहिए, उसका इतना यूरिन निकलना चाहिए, तब तो उसका रीनर अच्छा काम कर रहा है, उसका यूरिन किडनी अच्छा काम कर रही है ना। तो हम इनपुट और आउटपुट का चार्ट बनाएंगे ताकि पेशेंट को ट्रीटमेंट करने में सरलता मिल सके कि हम इसको इतना पानी दे रहे हैं, इतना हम लिक्विड डाइट दे सकते हैं, है ना। अगर उसका आउटपुट नहीं आएगा तो पेशेंट ओवरलोड होगा। ओवरलोड मतलब उसके शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। अगला पॉइंट आता है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर में हम क्या क्या मेंटेन करेंगे, क्या क्या चीज़ें अपना लिख के रखते हैं, बनाते हैं। एक बर्थ, पेशेंट कब पैदा हुआ या कब हमारे हॉस्पिटल में आया या उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर डेट, मृत्यु, हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आया है, ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगर उसकी डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो कितने बज के कितने मिनट पे, वो टाइम और दिनांक हम अपने रजिस्टर पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर ऑपरेशन, अगर किसी व्यक्ति का कोई ऑपरेशन हुआ है, ओटी के अंदर गया है, तो उस रजिस्टर में लिखेंगे कि 9:07 शाम को PM मरीज ऑपरेशन थिएटर में गया और 8:10 पे ऑपरेशन थिएटर से बाढ़ में आया। ये अपने रजिस्टर में लिखेंगे। या किसी पेशेंट का जिस दिन सर्जरी होनी है, ऑपरेशन होना है, वो डेट लिखेंगे। फिर डिलीवरी, प्रसव, अगर किसी एक लेडी का डिलीवरी हो रहा है, प्रसव हो रहा है, तो कितने बजे कितने मिनट पे उसको प्रसव हुआ। अगला एंट्री एंड एग्जिट, पेशेंट हमारे हॉस्पिटल के अंदर कितने बजे कितने मिनट पे आया और हमने पेशेंट को कितने बज के कितने मिनट पे बाहर भेजा, दैट्स इट, है ना। ये हमारे रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए। किसमें? रोगी के रिकॉर्ड के प्रकार जो होते हैं, है ना, 21 प्रकार के हम अपने रिकॉर्ड बनाते हैं। कितने टाइप के? 8 टाइप के। कौन सा?
OPD and IPD, physician order sheet, TPR chart, investigation report, diet chart, anesthesia and operation record, then इनपुट आउटपुट चार्ट एंड रजिस्टर, जिस पे हम सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिकल लीगल मैटर्स, चिकित्सा वैधानिक मामलों का प्रलेखन, जिसमें हम ये लिखते हैं कि जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन में जो हमारे चिकित्सा रिकॉर्ड है, अगर उसमें मेडिकल रिकॉर्ड में कानूनी हस्तक्षेप की ज़रूरत है तो उसका हम प्रलेख कैसे करते हैं। चिकित्सा वैधानिक मामलों में अस्पताल द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज निम्नलिखित हैं। कौन कौन से दस्तावेज हैं? पहला, पुलिस को सूचना देना। अगर किसी मरीज में पुलिस को सूचना देना जरूरी है तो हमें उसको देना है। अस्पताल के निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में दिया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है घायल प्रमाण पत्र। इसमें क्या है, पुलिस के निवेदन करने पर दिया जाता है, जिस प्रकार रोगी का उपचार करने वाले डॉक्टर के हस्ताक्षर होने चाहिए। मतलब पुलिस आपसे एक रिक्वेस्ट लेटर देगी कि इसको घायल प्रमाण पत्र या दे दीजिए, जिससे रोगी का जो उपचार किया है उस डॉक्टर्स ने अपने सिग्नेचर करके एक अथॉरिटी लेटर जारी करता है कि ये पेशेंट आया था, है ना। जैसे MLC केस होते हैं, मेडिको लीगल केस। फिर आता है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, MLC, है ना। मेडिको लीगल केस मामलों में पुलिस की मांग पर दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत है, इसको डिस्चार्ज पेपर दे दीजिए, MLC रिपोर्ट दे दीजिए, तो MLC का मतलब है मेडिको लीगल केस। इसमें पुलिस की हस्तक्षेप है तो उसको एक MLC बन जाती है। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा एक्सीडेंट रजिस्टर। यह हमेशा आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया जाता है। मतलब जो पेशेंट इमरजेंसी में आया है, जैसे RT है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, या जहर खाया हुआ है, या अन्य किसी आपातकाल से पीड़ित है, तो जो आपातकालीन डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट दिया है, जो उसको असिस्ट किया है, उस डॉक्टर द्वारा जारी किया जाता है ना। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा मेडिकल रिकॉर्ड। मेडिकल रिकॉर्ड क्या है? इस रिकॉर्ड में रोगी द्वारा ली जाने वाली दवाइयों की निगरानी की जाती है, जिसमें डेट एंड टाइम, रूट ऑफ मेडिसिन एंड साइन ऑफ GDA होता है। मतलब जो पेशेंट को दवाइयाँ दी जा रही हैं वो एक GDA की निगरानी में होगा। एक GDA होता है जो उसको दवाई देगा, या नर्स होती हैं वो दवाई देंगी। जो जिस समय पे आपने दवाई को दिया है वो डेट और टाइम वो लिखना है। रूट, आपने ओरल मुंह के थ्रू दवाई दिया है या इंजेक्शन दिया है ना, या इंटेस्टाइनल ट्रीटमेंट दिया है, वो चीज़ आप लिखेंगे, रूट लिखेंगे, GDA का नाम और साइन। नर्सिंग डिस्चार्ज, यह रोगी को अस्पताल से डिस्चार्ज करते समय या किसी और अस्पताल में भेजते समय दिया जाता है। जब रोगी अस्पताल से डिस्चार्ज होने लगता है, उसकी छुट्टी हो जाती है, पहला उस समय पे डिस्चार्ज टिकट दिया जाता है, या रोगी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है, उस समय हम डिस्चार्ज टिकट देते हैं, वो नर्सिंग डिस्चार्ज बनाया जाता है। रोल ऑफ GDA इन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, इसमें जो GDA का क्या रोल होता है, क्या भूमिका है रिकॉर्ड बनाने में। तो GDA की भूमिका चिकित्सा रिकॉर्ड को समेकित करना होता है, प्रक्रिया में लाना तथा रख रखाव करना एवं रोगी के उपचार की में सूचना देना शामिल है। जो GDA है वो रिकॉर्ड का रख रखाव अच्छे से करेगा, उसको रूटीन में लाएगा,
कि हमें इस पेशेंट आया है तो उसको हमें तुरंत अपने रिकॉर्ड में लिखना है, एवं उसका रख रखाव कहाँ करना है, कैसे रखना है व्यवस्थित तरीके से, एवं जो रोगी की उपचार हमने किया है या क्या उपचार होना है उसकी सूचना देता है। जैसे टू टेक बाथ, मरीज को नहलाना। ओरल केयर, मुंह की साफ सफाई। यूरिनरी केयर, यूरिन संबंधी, अगर उसको समय पे बाथरूम आया है उस समय यूरिन उसको प्रोवाइड कराना। बैक केयर, अगर उसके कमर में दर्द है, पीठ में है, तो आपने बैक केयर के लिए, उसके सपोर्ट के लिए क्या किया है। केयर ऑफ टीपीआर, उसका वाइटल साइंस, टेम्परेचर, पल्स, देन रिस्पायरेशन को आप कैसे केयर करोगे, कैसे मेंटेन करोगे। डाइट, समय समय पर उसको डाइट देना, खाना खिलाना, है ना। तो रोल ऑफ जीडीए में क्या क्या शामिल है। टू टेक ए बाथ, ओरल केयर, यूरिनरी केयर, बैक केयर, केयर ऑफ टीपीआर एंड डाइट। ये सारी चीज़ें हमें उसको मेंटेन करनी है। आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।